जो पूछे उसी का जवाब आंसर बंद, जो पूछे उसी का जवाब आंसर बंद। पैटर्न पे आपका 69th बीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है वो कॉपी चेक होने वाला है। तो जिनको नंबर कम आया है और जो 69th में मेंस देने वाले हैं, अलर्ट हो जाइए, बदलते पैटर्न का ध्यान में रखते हुए। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेंस का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तैयारी जोरों से चल रही होगी। आप में से बहुत लोग आंसर याद कर रहे होंगे और एकदम रिदम में चल रहे होंगे। इस बीच में अगर कहीं कुछ भूल रहे हैं तो हो सकता है आंसर राइटिंग भूल रहे हो। और आंसर राइटिंग को लेकर मेरी आपसे भी शिकायत है और आपको खुद से भी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनमें से बहुत सारे जो एकदम से बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी की करते फिर उनका अलग हो जाता है। जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग की दिक्कत है। अब समय बहुत ज्यादा है नहीं, तो आंसर राइटिंग को क्विक इंप्रूव करना है। अब मेरे पास तो एकदम गिनती के समय बचे हैं, इसमें हमें पढ़ना भी है, कोर्सेज को कंप्लीट करना है, साथ में एक बेहतर आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि किया नहीं तो सब कुछ बेकार है। अब सवाल है कि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है आंसर राइटिंग के दौरान। अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इसको हमें ठीक भी करना है, और समय कम है तो कम समय में ठीक करेंगे। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, दैट्स इट, इतना ही तो करना होगा, लेकिन होगा। समस्या है, दिक्कत है कि प्रॉब्लम क्या है। कई बार हमें प्रॉब्लम नहीं पता होती। देखो, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हमें ये पहला प्रॉब्लम ये कि हमें ये लगता है कि हम अगर सब कुछ पढ़ लेंगे, अच्छे से कंटेंट तैयार करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में लिख देंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसको दूर कीजिए। दूसरा, आपको अगर ये लगता है कि नहीं हम सब रट लेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम एग्जाम दे रहे हैं और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो यहां थोड़ा गड़बड़ भी लिख रहे हैं ना, तो वहां हम ठीक लिख लेंगे। तीसरा, अभी आप हो सकता है घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं, खुद से चेक कर रहे हैं, तो बड़े खुश हो रहे हो कि नहीं अरे बढ़िया बढ़िया चीज लिखा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लिखा है। इससे तो मैक्सिमम लोग कहते हैं शिकार हैं इसके, कि वो घर में बैठ के खुद से लिख लेते हैं और खुद से एनालाइज कर लेते हैं और खुश होकर एग्जामिनेशन हॉल में भी लिखाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है ये। तो ये इससे भी बचिए। और अगर आप नॉर्मली क्वेश्चंस को अपने से लिख लेते हैं तब अपने को टाइम फ्रेम में बांधिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके यहां कोई भी आपके गार्जियन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको कोई क्वेश्चन बैंक दे दीजिए या 15-20 क्वेश्चंस का पूरा बंच दे दीजिए जिसको आपने भी नहीं देखा है, और आप बोल दीजिए कि जो क्वेश्चन तुम बोलो उसको हम 15 मिनट में लिख के दिखा देंगे, 20 मिनट में लिख के दिखा देंगे। समझ में आ रहा है? तुमको तो सिर्फ क्वेश्चन बोलना, नंबर 5 को बना दो। अब आप रैंडमली नंबर 5 के क्वेश्चंस को विद इन ए टाइम फ्रेम आप लिख रहे हो बिना कुछ देखे हुए, एक बार उस पर भी जज करके देखिए कि आंसर बिखर तो नहीं जा रहा। तो ये सब कई समस्याएं जिसके साथ जूझ रहे हैं और इसको इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर तो अभी करिएगा ना, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तब तो इग्नोर नहीं कर सकते। सवाल इसको ठीक कैसे करें? तो आंसर राइटिंग के पहले कुछ रूल्स को फॉलो कीजिए। आंसर राइटिंग के पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना है। उसमें पहला आपका रूल है कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़िए। आप अभी से आदत डालिए, एकदम से आंसर इंप्रूव कर जाएगा। क्वेश्चन को एक बार नहीं, कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़िए। अगर आपको दिक्कत होती है समझने में, उसके एक एक टर्म पे अंडरलाइन कीजिए, उसको एक एक जहां नहीं लिखा है उसको कीजिए, विवेचना है उसको कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन है, आलोचना है उसको कीजिए। ऐसे करके अंडरलाइन कर करके क्वेश्चन को 5, 6, 7, 8 जितना बार पढ़ सकते हो, जब तक समझ में अच्छे से ना आए तब तक पढ़िए और इसको कीजिए। तो केयरफुली आपको क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरा, फॉर्मेटिंग। हर एक छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, फर्क नहीं पड़ता। हर एक सवाल छोटा हो या बड़ा हो, आपको फॉर्मेटिंग करना है। बिना फॉर्मेटिंग के आपको काम नहीं करना। तो हर छोटा या बड़ा सवाल हो आप फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब आप जो लिखना चाहते हैं उसको रफ पेज मिलता है ना, एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है, उसी के लिए मिलता है। रफली आप फॉर्मेट कर लो कि हमको ये चीज लिखना है और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को लिखेंगे। इसके बाद फ्लो चार्ट। बीपीएससी थोड़ा सा आंसर में सजावट चाहती है, तो वो जो आंसर में सजावट चाहती है तो सजावट के लिए थोड़ा सा फ्लो चार्ट पे काम कर लीजिए। बबल के फॉर्म में या एरो डाल के आप दिखा दीजिए चीजों को। एक डायग्राम पाई चार्ट के रूप में तो डाटा दिखाओगे, तो पाई चार्ट के रूप में आप दिखा सकते हैं, बार डायग्राम के रूप में। मतलब एक कोशिश कीजिए कुछ फ्लो, अलग अलग जहां रिक्वायरमेंट है ना, एक फ्लो चार्ट टाइप का अंदर में कुछ डिजाइन हो।
ऐसा रिक्वायरमेंट बीपीएससी का होता है तो ज्यादा नहीं करना, क्वेश्चन लिखने का पैटर्न बदल रहा है, समझ लीजिए आंसर जो आप लिख रहे हो ना वो पैटर्न बदल रहा है, आपके पास स्पेस कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत लिखने हैं, तो वैसी स्थिति में अभी हम उस पर ही बात करेंगे, वो सारी बातें करेंगे। तो वो वैसी स्थिति में जो चीजें बदल रही है उसके अकॉर्डिंग कैसे क्या करें आगे हम आते हैं, उसी पे एक्चुअली ये जो क्लास है ना वो उसी पे है। इसके बाद थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे दीजिए, कोई दिक्कत है थोड़ा, अगर हैंडराइटिंग पे ध्यान दो दोगे कोई दिक्कत तो नहीं, तकलीफ इतनी तो नहीं होगी अगर हैंडराइटिंग को ठीक कर लेंगे तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे भी अगर किसी का गड़बड़ है, एटलीस्ट अगर उसको पढ़ने में कष्ट होता है बहुत ज्यादा, थोड़ा तो होगा तो चलेगा। अब सब सीनियर लोग आपके पेपर चेक करेंगे, अब चश्मा उठा के ऐसे ऐसे अगर चेक करें तकलीफ होगी तो ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो नंबर कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हो पाता है तो कीजिए, अदरवाइज ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए जो बदलता पैटर्न है ना उस पे हम क्या बात कर रहे हैं, इसी के लिए इसको उठाया गया है। अभी जो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे इंप्रूवमेंट के लिए, यही है ना आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट का जो टिप्स है उसमें पहला टिप्स है आपका शॉर्ट आंसर प्रैक्टिस। आप लगभग 30 से लेकर 40 के बीच में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट होंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। कुछ जो अभी लॉन्ग क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना उसी तरह के शॉर्ट्स, या जो बीपीएससी के अंदर पहले पूछे गए लॉन्ग क्वेश्चन उसको थोड़ा सा कम करके शॉर्ट में लिखने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखिए। अब आप कहोगे क्यों लिखिए, जब बीपीएससी ने ये देख ली, रास्ता पकड़ लिया है यूपीपीएससी और यूपीएससी वाला, यानी अब उस रास्ते पे आपके जीएस के पैटर्न को लेके जा रही है, वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, तो ऑब्वियसली वो स्टैंडर्ड भी वही खोजेगी आपसे, आयोग के द्वारा आपसे वही स्टैंडर्ड खोजा जाएगा मेंस के अंदर, यानी वो यूपीएससी और यूपीपीएससी वाला कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड में क्या होता है टू दी पॉइंट लिखना है, क्वेश्चंस जो डिमांड कर रहा है एज इट इज लिखिए, बंद कीजिए। क्वेश्चन जो आपसे मांग रहा है ना बस उसको लिखना है, बंद, कहानी खत्म। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कारण और परिणाम, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कारण क्या है लिखो, परिणाम क्या है लिखो, बंद। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कारण और उसके कार्यक्रम, कारण लिखो, प्रोग्राम लिखो, बंद। समझ में आ रहा है, जो पूछे उसी का जवाब आंसर बंद, जो पूछे उसी का जवाब आंसर बंद। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसको एकदम से गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपका 69th बीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है वो कॉपी चेक होने वाला है। तो जिनको नंबर कम आया है और जो 69th में मेंस देने वाले हैं, अलर्ट हो जाइए, बदलते पैटर्न का ध्यान में रखते हुए। तो इसके लिए आपको पहले शॉर्ट आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि अभी तक आपको आदत है लॉन्ग आंसर राइटिंग करने की। 68 में बहुत लोग खराब कर चुके हैं, लेकिन तरीके को नहीं बदले, तरीका बदल दीजिए। शॉर्ट आंसर पे कम से कम 30-40 लिखिए, क्योंकि शॉर्ट इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं क्योंकि जब शॉर्ट लिखोगे ना तो शॉर्ट में आपको स्कोप खत्म हो जाता है बातें बनाने का, बतौलेबाजी करने का, यानी शॉर्ट में आप जो है वही लिखेंगे। तो वो जब उस पर आप महारत हासिल कर लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप भटकेंगे कम। तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है। वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इसी के अंदर मैं इसी पे डिस्कस अभी कर दे रहा हूं कि शब्द सीमा को बहुत ज्यादा उसका उल्लंघन मत कर दीजिएगा। एक नंबर बराबर 10 वर्ड्स, 1 मार्क्स इक्वल टू 10 वर्ड्स, ±15% चलता है, यानी 15% उससे अधिक नहीं, उतना ही चलेगा। तो 15% के आसपास आप उसको लेके जा सकते हैं, यानी अगर 10 नंबर का सवाल है 100 लिखना है तो 120 वर्ड में लिख देंगे, उससे ज्यादा मत कीजिएगा, हार्डली उससे ज्यादा नहीं, 115-20 काफी है, तो इतना चलेगा। छोटा है तो चलेगा, बड़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे पीछे। तो शॉर्ट आंसर पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रिक्टली उतना ही लिखे जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला करना है आपका। दूसरा काम क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ड लिमिट को मेंटेन करना है। बदलता पैटर्न आपसे इस पे स्ट्रिक्टली, वर्ड लिमिट पे वो स्ट्रिक्टली काम कर रहे हैं, तो शब्दों की सीमा का उल्लंघन नहीं कीजिएगा। शब्दों की सीमा अभी जो हमने बताया, एक नंबर बराबर 10 वर्ड्स, 15% प्लस माइनस आप कर सकते हो, 15% प्लस माइनस आपका हो सकता है, उससे अधिक मत कीजिएगा। यानी ना बहुत बड़ा आंसर लिखिएगा, ना ही बहुत छोटा आंसर लिखिएगा।
अगर आपको लगता है आंसर लिखने के दौरान कि आप फंस गए, ट्रैप में चले गए, अब आप उसको अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो भी एक ट्रिक हम आपको अभी बता रहे हैं, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट को ध्यान रखना ही रखना है। वो ट्रिक एंड टिप्स ये है कि यदि आप ट्रैप में फंस गए और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, समझो इसको, ट्रैप में फंस गए और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप जितना अच्छे से लिख सकते हैं बस उतना ही अच्छे से लिखिएगा, बाकी को फ्लो चार्ट में खींच दीजिएगा। बाकी को फ्लो चार्ट में आप खींच देना, वो समझ लेंगे कि आपने लास्ट में उसको फेस किया, उस क्वेश्चन को, आपके पास टाइम नहीं था, आपने फ्लो चार्ट में उसको खींच दिया है और नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, नंबर आपका नहीं कटेगा। और ऐसा कई बार एग्जामिनेशन में हो चुका है, बीपीएससी में तो ऐसा, बीपीएससी इंक्लूडिंग बीपीएससी में ऐसा हुआ है कि लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन आंसर को फ्लो चार्ट पे खींच दिया स्टूडेंट ने और बढ़िया नंबर और बढ़िया रैंक लेके आया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके पास अब विकल्प नहीं है ना, अब आपको पता ही नहीं है। अब वहां पे आप अगर गोलेबाजी करो तब तो फंस जाओगे, पक्का है नंबर कट जाना है। उससे बेहतर है कंक्रीट, अगर आप 80 वर्ड जान रहे हैं, 100 वर्ड जान रहे हैं और 300 वर्ड में लिखना है, हम मान लेते हैं, तो आप 100 ही वर्ड, 150 वर्ड जान रहे हैं, तो 150, 150 में आप लिख दीजिए, 150 में फ्लो चार्ट खींच दीजिए। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो रिलेट कर सकते हैं, अंदर का कंटेंट नहीं पता है तो उस पर भी आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ये ध्यान रखना। लिमिटेड क्वेश्चन मोर प्रैक्टिस, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी मैंने ये देखा है कि बड़ा बेचैनी होता है, नए स्टूडेंट जो है ना, उनके अंदर बड़ा क्यूरियोसिटी होता है, बड़ा बेचैनी होता है कि उनके दिमाग में ये चलता है कि हम 200 क्वेश्चन लिख देते हैं, हम 400 क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। अरे 400, 500, 800 नहीं, तुम 10,000 क्वेश्चन का आंसर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ फर्क यही पड़ेगा कि आपका मेहनत बर्बाद होगा। कई बार चुप जाती होंगी बातें, चुप जाएंगी तो काम आ जाएगी, नहीं चुपा तो गड़बड़ है, थोड़ा चुपना चाहिए, ठीक है? तो होता क्या है कि नहीं, खूब आंसर लिखते हैं, सर खूब आंसर लिख रहे हैं, और मैं इसको रोक देता, रुक जाओ, जितना दिया उतना लिखो, रुक जाओ। इस आंसर को तुम जब तक ठीक नहीं होता तब तक नया आंसर नहीं लिखो। ये क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने से नहीं मतलब है, कम क्वेश्चन लिखिए, कम क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के कम क्वेश्चन लिखिए, लेकिन उसको परफेक्ट कर लीजिए, ठीक है? परफेक्ट तो नहीं होता कुछ भी, लेकिन परफेक्ट के नजदीक जितना लेके जा सकते हैं। यानी आपने 10 क्वेश्चन चुन लिया अलग अलग तरीके का, कुछ शॉर्ट है, कुछ लॉन्ग है, अब उसको लिखना शुरू किया, फिर चेक करवाया, कट गया, फिर लिखा, फिर चेक किया, फिर कट गया, फिर लिखा, फिर चेक किया, फिर कट गया। समझ में आ रहा है? तो ये जब प्रोसेस चलता रहेगा, चलते 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 लिखते 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 एक ही सवाल 10 बार, 15 बार, कई बार 20 बार लिखना पड़ जाएगा। वो लिखते लिखते आपका वो ऐसा साफ हो जाएगा ना, दिमाग के अंदर गुत्थियां ऐसे सुलझ जाएगी, उसके बाद आगे लिखने की ही जरूरत नहीं है। उस फॉर्मेट के लिए आप बिल्कुल रेडी हो गए। समझ में आ रहा है? उस फॉर्मेट के लिए आप बिल्कुल रेडी हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना, कुछ लिखना नहीं है। अब जस्ट आप कोई भी सवाल है, आप फॉर्मेट करना सीख गए हो, उसी फॉर्मेट पर आंसर लिखे हो, उसको चेक करा के ठीक करवा लियो, ओके, अब काम खत्म। यानी ऐसे आप 20, 30, 40 सवाल में लिख लिए ना, उतना टाइम है आपके पास, उसको ठीक कर लिए, तो उसके बाद कुछ नहीं लिखना है। जैसे सवाल आएगा, आपके पास कंटेंट तैयार है, आप सीधे उसी फ्लो में लिखेंगे और कोई काट नहीं सकता है उसको। तो लिमिटेड क्वेश्चन मोर प्रैक्टिस फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके साथ ही राइट लॉन्ग आंसर, आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। उसके बाद लास्ट में जब शॉर्ट पे प्रैक्टिस हो जाएगा, आप क्वेश्चन आंसर मोर, लेस क्वेश्चन एंड मोर प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप लॉन्ग आंसर लिखिएगा। क्योंकि अब शॉर्ट पे आप लिखना सीख गए, शॉर्ट आंसर हमेशा टू द पॉइंट होता है। वो जैसे ही आपने लिखना सीख लिया, अब जब लिख लोगे तब लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी भटकाव कम हो जाएगा, पॉइंट्स थोड़े एलिब्रेट करने होंगे, उनको थोड़ा फैलाना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसी पॉइंट्स के बीच में घूमेंगे ना आप, तो लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना आप सीख जाएंगे कि कहां से हमें फालतू के लाइंस हटाने हैं, जो एकदम एक्यूरेट और कंक्रीट लाइन है उसको डालना है, तब लॉन्ग आपको लिखना है। और लास्ट एक और है, वो है लास्ट में ये है कि आप उसके बाद इवेल्युएट करवा लीजिए। जब आप इस तरह से, इवेल्युएशन तो आपके स्टार्टिंग से ही चलता रहेगा, तो मैंने 5 पे उस पर रखा था, नहीं आया, तो आप उसके बाद उसको इवेल्युएट करवाते रहिए। इवेल्युएशन जब आप करवाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि गलतियां कहां कहां हो रही है, क्योंकि गलतियां जब खुद से करने पे नहीं पता चलेगा, इवेल्युएट जब करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा गलती हो रही है, उसको ठीक करना है। समझ में आ रहा है?
तो ये तरीका है, इस तरीके पे आप काम कीजिए, विद इन 10 to 15 डेज आपका आंसर इंप्रूव कर जाएगा। आप अपने पढ़ाई के साथ साथ आंसर इंप्रूव कर लेंगे। आंसर इंप्रूवमेंट के लिए 2 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि बिना आंसर इंप्रूवमेंट के आप लाख पढ़ लोगे ना, वहां आप गड़बड़ कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, एकदम एकदम बेकार हो जाएगा सब। तो अभी आप अगर 2 घंटा देते हैं आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए तो वो वर्थफुल है। समझ में आ रहा है? आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि समझ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।